हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस की बेहतरीन सीरीज। इस क्लास में हम आपके साथ पिछली परीक्षाओं में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अधिवक्र, थायराइड, पीनियल, अग्नाशय। तो हमारा सही जवाब है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ऑप्शन सी, पीनियल ग्रंथि। अगर सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो हमारा जवाब आ जाएगा सबसे बड़ी है थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि पूछे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लीवर। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल, याद रखना ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। छींकना, उल्टी करना, ताली बजाना या खांसना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ताली बजाना। ये ऐच्छिक क्रिया है और ऐच्छिक क्रिया ताली हम अपनी इच्छा से बजा भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन छींकना, उल्टी करना और खांसना ये सब अनैच्छिक क्रिया होती है, और इन सभी को जो अनैच्छिक क्रिया है उनको मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता और शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु या मध्य मस्तिष्क। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरेबेलम। इंग्लिश में बोलते हैं सेरेबेलम। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये हमारे मस्तिष्क के पिछले हिस्से में पाया जाता है। अगला, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, पेट भरे होने की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो खालिस्तान के एक अलग हिस्से में है। यानी कि हमें भूख और प्यास का नियंत्रण कौन करता है, इसमें ये पूछा है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? आपके पास ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए, सी, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो पेट से की भूख यानी कि भूख से जुड़ा हुआ है। अगर अगर मस्तिष्क में भी पूछे तो हाइपोथैलेमस आ जाएगा। अगर और गहराई से पूछेगा तो अगर मस्तिष्क की जगह आ जाएगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि अगर मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो भूख और प्यास को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, और वो किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा नहीं है? अभी बताया था। तो आपके पास ऑप्शन है मेडुला यानी मज्जा, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क, थैलेमस चेतक, हाइपोथैलेमस अधचेतक। बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। अग्र मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क, शरीर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? कौन करता है? वैसे तो हृदय की धड़कन कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? मस्तिष्क के कौन से भाग से रिलेटेड है? मेडुला से है, मेरुदंड से है, मेरु तंत्रिका से या पिट्यूटरी से है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही है, यानी मेरुरज्जु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है,
यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग हैं? मस्तिष्क और कपाल तंत्रिका, मेरुदंड और मेरुतंत्रिका, मस्तिष्क और मेरुदंड, या कपाल या मेरुतंत्रिका। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, मस्तिष्क और मेरुदंड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर को कौन सा अंग जापानी एनफ्लाइटिस मानव शरीर का कौन सा अंग जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये एक बीमारी है, से प्रभावित है? तो मस्तिष्क होता है, वक्र होता है, आंखें होती है, फेफड़े होती है। तो ये एक मस्तिष्क का बुखार होता है, जो जापानी एक वायरस है, जो जेई वायरस होता है और पक्षियों से मनुष्य में फैलता है। तो वो हमारे शरीर के कौन से अंग पर प्रभाव डालता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बता ही दिया है कि मस्तिष्क का है बुखार, तो मस्तिष्क पर ही प्रभाव डालेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है? अभी आया था थोड़ी देर पहले ये प्रश्न। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन शामिल है? एक तो मस्तिष्क हो गया, तो अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूरॉन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा, पनबिजली, बायोमास, अपशिष्ट से ऊर्जा, यानी कि जो नया नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा नया नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किसे एनिमेलिया जगत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, कोआनोजोआ या पिपियास। एनिमेलिया एक बुक है जो किसने लिखी थी? एरिस्टोटल ने लिखी थी, और जंतुओं के बारे में इस बुक में लिखा गया है। तो ये बोला है कि इस बुक में किसको वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भौतिक विज्ञान ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? यानी कि इसका सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने, ब्लेज पास्कल ने, चार्ल्स ऑगस्टाइन डी कुलाम्ब ने, या इसाक न्यूटन ने? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज ने दिया था। अगला प्रश्न है, लेमार्क के अनुसार विकास के कारण क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है, अधिग्रहित गुणों की विरासत और प्राकृतिक चयन, अधिक से अधिक जटिलताओं और अधिग्रहित गुणों की विरासत की ओर विकास होने की जीवों की जन्मजात प्रवृत्ति। अगला ऑप्शन है, प्राकृतिक चयन के अनुसार अंगों का उपयोग और अनुपयोग, और लास्ट ऑप्शन है, विविधताओं और प्राकृतिक चयन की पीढ़ी। तो जो लेमार्क के अनुसार विकास का जो कारण है, उसका हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, अधिग्रहित गुणों की विरासत और प्राकृतिक चयन। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। यानी कि कोशिकाओं के कौन कौन से अंग है या भाग है वो बताने हैं। तो क्रोमोसोम, वंशाणु, केंद्रिक और राइबोसोम। तो इनमें से बताइए जो कोशिका के नाभिक में कौन कौन से भाग है वो बताने हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, डी, ए, बी, सी, ए या सी, बी या सी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि क्रोमोसोम भी कोशिका का भाग है, कोशिका के भाग हैं, वंशाणु भी है और केंद्रिक भी है। कोशिका के नाभिक के भाग है, वैसे तो सारे ही है कोशिका के अंदर, लेकिन इसमें पूछा कोशिका के नाभिक के अंदर। तो कोशिका के नाभिक के अंदर क्रोमोसोम, फिर वंशाणु और केंद्रिक। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, यानी ए, बी, सी तीनों आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम बताइए। पहले तो राष्ट्रीय पक्षी आपको पता ही है, मोर है, और मोर का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो ऑप्शन आपके पास हैं, सिटेक्यूला यूप्रेटिया, पैसर डोमेस्टिक्स, पेवो क्रिस्टेसस या कार्वस स्प्लेंडस। बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी है, पेवो क्रिस्टेसस। अगला प्रश्न देखिए, किस कोशिका अंग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? यानी कि कोशिका का वे कौन से भाग है जिसका अपना अलग से तो डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं? तो ये सारे कोशिका के भाग होते हैं, तो इनमें से बताना है। ऑप्शन है गोल्जी काय और अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स,
लाइसोसोम, गोल्जिका या रेतिक्ता और प्लास्टिड्स। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का अपना अलग से डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, और प्लास्टिड्स है ना, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, बिना केंद्रक वाली कोशिका होती है और एकल कोशिका जीव में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया गया है, वे कोशिकाएं होती है जिनमें एक केंद्रक होता है और मुख्य रूप से बहुकोशीय जीवों में पाई जाती है। तो बताना है कौन सा कथन सही है, केवल एक, दो, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, कि दोनों सही है। यूकैरियोटिक एक कोशीय जीव में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक बहुकोशीय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जड़ता के संबंध से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपके पास है, जड़ता किसी वस्तु की गति या आराम की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़ता का माप है। तो बताइए, एक सही है, दोनों या दोनों में से कोई नहीं, या दूसरा सही है? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? चाक, संगमरमर, हीरा या डोलोमाइट। तो संयुक्त रूप नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, हीरा। ये कार्बन का एक अपर रूप है। अगला प्रश्न देखिए, एक कोशिकीय अलवण जलीय जीव और पादप अधिकांश कोशिकाएं निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा जल प्राप्त करती है? तो आपके पास ऑप्शन है, मोर्फोजेनिस, ओस्मोसिस यानी प्रासरण के द्वारा, संकरण के द्वारा, या ट्रोपिज्म या अनुवर्तन के द्वारा। तो जो वो जल प्राप्त करती है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओस्मोसिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, जिनको भी अगर फ्री में नोट्स चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, और या हमारी वेब ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स और पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। पीडीएफ डाउनलोड, ऐप डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नौकरी एस्पिरेंट ऐप डाउनलोड कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के उस वर्ग का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व हैं, गैसें हैं। आवर्त सारणी में कौन सा ग्रुप है जिसमें सारी गैसें ही हैं? 18 यानी कि 18, 10, 12 या 14 है। तो कौन से में है? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए। जो 18वां ग्रुप है उसमें सभी गैसें पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। तो एक ध्वनि का तारतम्य उसके किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तरंग दैर्घ्य पर, आयाम पर या लय पर? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक रिक्त है। तो बताइए, क्या आयाम रहित है, सदिश मात्रा है, अदिश है या उपरोक्त सभी? तो क्या है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी है? ऑप्शन बी, सदिश मात्रा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा? कौन था वो? ल्यूवेनहोक, पुरकिंजे, विर्चो या स्वान? तो हमारा सही जवाब है, किसने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था? ऑप्शन बी, पुरकिंजे ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम बनाकर रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो बताइए, किसने लिख रखी थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डेमोक्रिटस, जोसेफ एल प्राउस्ट या एंटोनी एल लेविलेसियर ने? तो किसने रखी थी? ऑप्शन डी, एंटोनी एल लावेलिसियर ने। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार 1913 में किसके द्वारा किया गया? हेनरी मोजले, मेंडेलीव, अलेक्जेंडर या डोबेराइमर? तो किसके द्वारा किया गया बताइए? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हेनरी मोजले के द्वारा। अगला प्रश्न है,
यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिबिंब यानी कि आपका परावर्तन आपसे छोटा है। तो उस दर्पण का प्रकार क्या है? समतल अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? कैसा है वो दर्पण? ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? लिंग गुणसूत्र पूछा है, 1, 8, 2 या 4? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है? यानी कि जो हमारे जो प्रेग्नेंट होती है लेडीज, उसके बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? बीजांड, अग्नाशय, भ्रूणपोष या युग्मनज? तो कहाँ से होती है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, भ्रूणपोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, वहाँ से इनको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के तहत कौन सा कोशिकांग या तो समूह में या एक कल छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देता है जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप में तैरता है? गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, पुटिका या पेरोक्सोम्स? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, राइबोसोम। अगला प्रश्न देखिए, फारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल किस डिग्री अलग होते हैं? 180, 273, 100 या 50? तो बताइए किस डिग्री पर अलग होते हैं? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 180 डिग्री पर। अगला प्रश्न देखिए, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम या आयोडीन? तो बताइए कौन सा आवश्यक है? तो ऑप्शन बी, सोडियम यानी कि नमक। नमक थायरोक्सिन जो थायराइड के लिए है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग अंग किसी बाह्य पदार्थों और जीर्ण अंगक को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? यानी कि जो कोशिका के अंदर जो गले सड़े पदार्थ है उनको पचाकर या साफ रखता है कोशिका को, वो कौन सा भाग करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, राइबोसोम करता है, लाइसोसोम करता है या रिक्ता करती है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। सही जवाब है ऑप्शन सी, लाइसोसोम का कार्य होता है। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ जाता है? बताइए किसके कारण बढ़ जाता है? पार्श्व विभेजोत्तक, मध्यनिविष्ट विभेजोत्तक, अतिरिक्त योग्यता या शीर्ष विभेजोत्तक? तो जो पौधों के तने या जड़ का घेरा यानी कि उसकी जो मोटाई बढ़ती है वो बढ़ती है ऑप्शन ए, पार्श्व विभेजोत्तक के कारण। अगला प्रश्न है, किसके विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ? डार्विन, वॉल्स, मेंडल या लेमार्क? तो किसका सिद्धांत ने बताया था ये? तो ये डार्विन के सिद्धांत ने बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है? ये तो सभी को पता है, प्लेटिनम, तांबा, सोडियम या सोना? तो ऑप्शन सी, सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। कौन सा झिल्ली बंद कोशिकांग जिसमें एकल झिल्लियों बंद एक छोटी झिल्ली जैसी संरचना है कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो कोशिका के बाहर ली गई संगठन को कोशिका के अप्रचलित घटकों को अपघटित और पचाने में मदद करता है? यानी कि सीधी सी भाषा है कि इस कोशिका का वह कौन सा भाग होता है जो उसके गले सड़े पदार्थों को पचाता है यानी अपघटित करता है? तो अभी आया था, इतना बड़ा दे रखा है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। अगला प्रश्न देखिए, युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? विखंडन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन? तो हमारा सही जवाब है, युग्मक का जो विभाजन किया जाता है वो किया जाता है अर्धसूत्री विभाजन से। अगला प्रश्न देखिए, तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? यानी तापमान से सेल्सियस पर जाने के लिए, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए
दिए गए तापमान को 273 से गुणा करो, 273 जोड़े, 273 भाग दे या 273 घटाएं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम तापमान में 273 जोड़ेंगे। अगला देखें, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण निम्न द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, प्लाज्मा झिल्ली या सूत्रकणिकाएं। तो किसके द्वारा किया जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्द्रव्य जालिका। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।